हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूनियर रावत क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर के नाम में लिखा है फोर्स, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल क्या आता है कि व्हाट इज फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पुश और अ पुल। मतलब कि हम फोर्स को एक धक्का मतलब पुश या पुल कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें पुश क्या होता है और पुल क्या होता है, तो देखिए, पुश बेसिकली एक फोर्स होगा जो आप अप्लाई करोगे इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम यू। दैट इज कि जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक ब्लॉक है। ठीक। अब आपने क्या किया, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक। और आपने इसको इस डायरेक्शन को फोर्स लगाया, तो आप इसे अपने से दूर भेज रहे हो, अवे भेज रहे हो। ठीक है। तो आप इसे क्या कहोगे, पुश कहोगे। और यहीं पर अगर आप इस ब्लॉक को अपनी तरफ को खींचोगे और आप ये हो, ठीक, तो आप इसको क्या कहोगे, पुल कहोगे। तो बेसिकली पुश क्या होता है, पुश इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस मतलब जो खींच रहा है या जो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक। और वहीं अगर बात करें पुल की, अ फोर्स विच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन टुवर्ड अस, उसको हम क्या कहते हैं, पुल कहते हैं। ठीक। अब देखिए, फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स बेसिकली ना आपके दो टाइप में होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका कांटेक्ट फोर्स और एक होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर हम बात करें कांटेक्ट फोर्स की, ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, फोर्सेस विच आर एक्सर्टेड बाय फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कहने का मतलब जिस फोर्स में आपका फिजिकल कांटेक्ट होगा, बॉडी टच करेगी, उसको आप कहोगे कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिया गया, फ्रिक्शन आपका एक कांटेक्ट फोर्स है और मस्कुलर फोर्स भी आपका एक कांटेक्ट फोर्स है। वहीं अगर हम बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स की, तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, दीज आर द फोर्सेस विच आर एक्सर्टेड बाय अ डिस्टेंस विदाउट एनी कांटेक्ट आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कहने का मतलब वो फोर्स जो कुछ दूरी से लगाए गए हो, जिसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, उसको आप नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए आपका एक ही मैग्नेट है, आप इसके पास दूसरा मैग्नेट लाते हो और यहाँ ये इतनी दूरी से ही इस पर क्या लगाने लग जाता है, एक फोर्स लगाने लग जाता है। इसको हम कहते हैं आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें बॉडी आपके कांटेक्ट में नहीं आएगी। ठीक। आगे बढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो आप कह सकते हो कि बेसिकली अ फोर्स कैन ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है, स्टेट का मतलब कि कैपिटल नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पर आपका रेस्ट हो सकता है, स्टेट का मतलब यहाँ पे आपका मोशन हो सकता है, क्योंकि ये दो स्टेट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक। अगर इस वर्ड को समझा जाए या इस सेंटेंस को समझा जाए, तो ये सेंटेंस ये कहता है कि एक फोर्स आपका किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक ब्लॉक है, ये यहाँ पर आपका रेस्ट पे था, आपने इस पे बाहर से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण लेट से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। ठीक। और ये यहाँ पर आ गया, तो आप इसको कहोगे, या ये मूव करने लग गया, तो आप कहोगे कि फोर्स के कारण इस बॉडी की, ठीक है, इस बॉडी की जो रेस्ट पे थी वो स्टेट चेंज कर चुका है। ठीक है, पहले ये रेस्ट में था और अब ये किस में आ चुका है, ये आ चुका है आपका मोशन में। ठीक। दूसरा पॉइंट कि आपका जो फोर्स है वो चेंज कर सकता है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब आपके पास एक बलून है, ठीक, ये आपका बलून है, आपने इस पे साइड से फोर्स लगाना चालू किया, तो आप देखोगे कि इसका जो शेप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स या शेप कह लो या साइज कह लो, वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो ये भी किसके द्वारा हुआ है, ये भी आपका फोर्स के द्वारा हुआ है। थर्ड चीज, जो फोर्स है वो आपका डायरेक्शन भी बदल सकता है। ठीक है, फोर्स आपका डायरेक्शन भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब क्रिकेट मैच होता है तो बॉलर सीधे बॉल डालता है, बैट्समैन किस डायरेक्शन को फोर्स लगाएगा, उसी से क्या होगा, बॉल का डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक। अब देखिए, हमें जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो पढ़ना है, जो है हमारा लॉज ऑफ मोशन।
अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो ये जो है आपको सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए, ठीक है। इसीलिए हम इनको न्यूटन के लॉ भी कहते हैं या न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं, ठीक। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, ध्यान से देखिएगा कि बॉडी किस पे कह रहा है, रेस्ट पे कह रहा है, और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब बॉडी आपकी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो ये आपका तब तक रेस्ट में रहेगी या तब तक मूव करेगी जब तक इस पर कोई आप बाहर से क्या ना लगाए, फोर्स ना लगाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। कैसे? अगर मान लीजिए एक ये ब्लॉक है, ठीक, और ये ब्लॉक यहाँ टेबल पे रखा गया है, ठीक, तो आपको पता है ये जो ब्लॉक है आपका यहीं पे रहने वाला है जब तक कोई बाहर से इस पे फोर्स ना लगाकर इसको कहीं और रखे, ठीक, या कोई बॉडी है जो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक। अगर आपको उसको रोकना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। हम इसी चीज की इस लॉ में क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अगर इस लॉ की बात करें तो इस लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब देखिए आपके सामने ना एक टर्म आ गया जिसको आपने क्या पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा। तो पहले ना इसको समझते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी होती है आपकी बॉडी की, मतलब जिस बॉडी पर आप फोर्स लगाने वाले हो उस बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस, ध्यान रखना ये क्या करती है, अपोज करती है किस चीज को, एनी एक्सटर्नल एजेंसी जो अटेम्प्ट करती है टू पुट इट इन मोशन और ब्रिंग इट टू द रेस्ट इफ इट इज मूविंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपोज करती है किस चीज का, चेंज इन इट्स स्टेट। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो इनर्शिया है बेसिकली क्या है, इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक, या डायरेक्शन का चेंज, ठीक है। तो अगर इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया क्या समझ में आता है कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसके कारण वो अपनी स्टेट का चेंज या अपनी डायरेक्शन के चेंज को अपोज करती है। अगर इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया 3 टाइप की होती है, ठीक है। इनर्शिया 3 टाइप की होती है। पहला होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसमें बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी और मोशन में आने का विरोध करेगी। और दूसरा होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसमें आपकी बॉडी मोशन में या बॉडी मूव करते रहना चाहेगी, रेस्ट में नहीं आना चाहेगी। और तीसरा होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसमें आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करते रहना चाहेगी, ठीक। अब सबसे पहले पढ़ते इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। देखिए डेफिनेशन बहुत क्लियर है, ठीक है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी खुद ब खुद रेस्ट में ही रहना चाहती है। अब ऐसे चीज को समझने के लिए आप ये समझिए, जब आप बस में खड़े होते हैं और बस क्या होती है, सडनली स्टार्ट होती है, तो जो पैसेंजर होता है वो पीछे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि जब बस चलती है तो बस के साथ कांटेक्ट में होता है पैसेंजर का पैर, और पैर जो होता है बस के साथ आगे मूव करने लग जाता है, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी होती है वो अभी भी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और इसी अपोजिशन के कारण हमारी बॉडी बैकवर्ड को क्या करती है, फॉल करती है, ठीक है। अगला है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल सी है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब ये इस केस में आपकी जो बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहती है। अब इसका एग्जांपल देखो, जब बस आपकी कंटिन्यूसली चल रही होती है और सडनली जो बस का ड्राइवर होता है वो आपका ब्रेक लगाता है, तो क्या होता है, हम आगे की तरफ को गिरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बस के साथ हमारे पैर तो रुक गए, लेकिन हमारी अपर बॉडी अभी भी क्या करना चाहती है, मोशन में रहना चाहती है। इस कारण से हम कहाँ को गिरते हैं, हम फॉरवर्ड गिरते हैं, मतलब आगे की तरफ गिरते हैं। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें टेंडेंसी क्या होगी बॉडी की, टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब याद करो, जब गाड़ी एकदम से शार्प टर्न लेती है, जो पैसेंजर होता है वो बाहर की तरफ को लीन होता है, बाहर की तरफ को झुक जाता है। ये किस कारण से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है, क्योंकि जो पैसेंजर की बॉडी है अभी भी वही डायरेक्शन में रहना चाहती है और वो अपोज कर रही है अपने चेंज का, ठीक है। आई होप आपको इनर्शिया तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे।
अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक मोमेंटम की। देखिए मोमेंटम क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है इसकी कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका, मास एंड वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कुछ और नहीं आपका मोमेंटम होगा। ठीक, तो मोमेंटम को हम दिखाएंगे किससे, मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। ठीक, तो मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर m इंटू वी, जहां पे जो m है वो आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, v आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसकी ऐसा यूनिट बोले तो मास को हम मेजर करते हैं केजी में और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, प्लस इसके पास आपकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन किस कारण से है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ, रेट, देखिए ये जो वर्ड है रेट, ये हमेशा याद रखना, साइंस में जो रेट वर्ड है वो हमेशा तब आता है जब हम कोई चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करेंगे। अगर हम किसी चीज़ की बात टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तभी हम रेट वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेट वर्ड का आप यूज़ को याद रखेंगे। क्या कहता है अब स्टेटमेंट को देखो, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अप्लाइड फोर्स के। तो देखिए अगर मोमेंटम का चेंज बोले, पहले थोड़ा सा यहाँ डिराइव करते हैं। अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम, तो भाई कोई सी भी चीज़ का अगर आप चेंज निकालते हो तो वो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज तो सिंपल ये होता है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल। कहने का मतलब आप पहले लिखोगे यहाँ पे क्या, पी फाइनल, और यहाँ क्या लिखोगे, पी इनिशियल। अगर आप ध्यान से देखो पी फाइनल का मतलब क्या होगा, अभी आपको बताया कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ मास तो m ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी कौन सी रहेगी, फाइनल। और अगर इनिशियल की बात करें तो मास तो m ही रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, u रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो आपका कुछ और नहीं m ब्रैकेट में v माइनस u होता है। ठीक है, वेयर v इज योर फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है उसको हम किससे लिखेंगे, v से लिखेंगे। और जो आपका u है वो आपकी क्या होती है भाई, वो होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब चलिए इसका ना फॉर्मूला एक डिराइव करना होता है, वो डिराइव करते हैं। ठीक, ये देखिए आपके सामने एक डेरिवेशन लिखी हुई है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे आपका लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब अप्लाइड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब आप अप्लाइड फोर्स की जगह F लिखोगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, फिर क्या लिखा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज क्या होता है, PF माइनस PI। और मैंने आपको बताया था रेट, रेट का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसीलिए हमने नीचे क्या लिखा है, टाइम t लिखा है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, m कॉमन आ जाएगा, आपका टर्म बचेगा अंदर v माइनस यू बाई टी। और आपको पता है यही चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, छोटे a से डिनोट करते हैं। अब देखिए जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम k कहते हैं। इस इक्वेशन के लिए हमारा जो कांस्टेंट है k, उसकी वैल्यू है 1। अगर हम k की जगह 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा कि जो हमारा फोर्स है वो बेसिकली क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस वीडियो के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे ना उसमें हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है कि आपको इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक, अब पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब इसको कैसे समझे, देखिए बचपन में मार तो आप
सबने खाई होगी और आपको मारा होगा आपकी मम्मी ने, और मम्मी ने मारने के बाद एक बात कही होगी कि तुझे मारते मारते मेरे हाथ में लग गई। तो आप भी सोचते होंगे कि यार मार तो मैंने खाई, चोट मम्मी को कैसे लगी। तो यार क्या करे, उन्होंने ना साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन अब आप साइंस पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या, कि न्यूटन ने कहा था कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब मम्मी ने जो आपको मारा वो एक्शन था, और जो आपकी बॉडी ने उनको जो पेन दिया वो उस चीज का रिएक्शन था। अब एक बात नोट करना, यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करनी है कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पर होता है, सेम बॉडी पर नहीं, डिफरेंट बॉडी पर। मार किसने खाई, आपने, मतलब आप पे हुआ एक्शन। दर्द किसको हुआ, मम्मी को, मतलब वो क्या हुआ, रिएक्शन। ठीक। अगर हम इस चीज के थोड़े से एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप इलास्टिक बैंड को खींचते हो, आप खींचते हो तो वो हो गया एक्शन, और जैसे ही आप छोड़ते हो और वो अपना शेप रिगेन करती है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। स्विमिंग में आप पानी को पीछे पुश करते हो, पानी आपको आगे पुश करता है, मतलब आपने पानी पे जो फोर्स लगाया वो आपका एक्शन है, और पानी ने जो आप पे फोर्स लगाया वो आपके ऊपर पानी का क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक। चलिए इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए कंजर्वेशन टर्म समझ के आप समझ गए होंगे कि कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, मतलब जो चीज जितनी ओरिजिनली है वो फाइनल में भी उतना ही रहेगा। तो चलिए पहले इसकी ना डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन कहता है कि इट स्टेट दैट एन आइसोलेटेड मतलब जिसमें बाहर का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। इट स्टेट दैट in an isolated system the total momentum of two or more bodies acting upon each other remains constant। कहने का मतलब अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई इफेक्ट नहीं है, तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक। अब देखिए स्टेटमेंट तो आपने समझ ली, अब इसको देखते हैं क्या यहाँ से डिराइव होने वाला है। ठीक। अब देखिए मान लीजिए आपके पास दो बॉल है, एक बॉल का मास है m1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, एक बॉल का मास है m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अगर मैं इस सिस्टम को देखूं, जो अभी मेरे सामने एक सिस्टम बना दिया मैंने ये, अगर मैं इस सिस्टम को देखूं तो इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या है। पहली बॉडी के लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा m1 u1, दूसरी बॉडी के लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा m2 u2, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल, दैट मीन्स आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन। दैट मीन्स अगर आपसे मैं पूछूं कि इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना है तो आप कहेंगे m1 u1 प्लस m2 u2। अब क्या होगा, ये दोनों बॉडी कोलाइड कर गई, टकरा गई। अब टकराने से हुआ क्या, टकराने के बाद हो सकता है किसी की वेलोसिटी अलग हो जाएगी, किसी की अलग। तो देखिए क्या होता है, टकराने के बाद अगर देखें तो m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। अब देखिए अगर याद करो तो इनिशियल आपसे क्या निकलवाया था मैंने बताया था कि इनिशियल जो मोमेंटम है आपका डिराइव करने पे आया था m1 u1 प्लस m2 u2, और अगर अब आप फाइनल मोमेंटम को डिराइव करेंगे तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्योंकि आपको कहा गया कि आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, दैट मीन्स आप ये लिख सकते हो कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के। दैट मीन्स आपका m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है किस चीज का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।